एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमारा 13 जनवरी 2026 को है। तो हम इसके लिए जो मॉडल पेपर देख रहे हैं यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का जो नेम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के बारे में हमें पढ़ना है। वहाँ का जो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट है इसके बारे में पढ़ना है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है हमारा, पेपर फर्स्ट का एग्जाम 13 जनवरी 2026 को है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्क्राइब किया था, और आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस का रिविजन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उदार लोकतंत्र के लक्ष्यों और प्राप्ति के साधनों की विवेचना कीजिए। यानी उदार लोकतंत्र क्या होते हैं, इसके लक्ष्य को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, और उसकी प्राप्ति की जो साधन है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, चलिए उदार लोकतंत्र की निम्न 3 मुख्य मान्यताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इसके लक्ष्यों के बारे में ये विचार करेंगे, कौन कौन से उदार लोकतंत्र है, इसके लक्ष्य और इसकी प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हैं नागरिक स्वतंत्रता, यानी जो सिविल लिबर्टी है, लोगों की स्वतंत्रता है। हम और आप नागरिक है तो हमारे पास क्या लिबर्टी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी विचारक सबसे अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं पर बल देता है। जो उदारवादी विचारक होते हैं, सोचने समझने वाले, वो सबसे अधिक बल देते हैं जो नागरिक की स्वतंत्रता है यानी सिविल लिबर्टी पर। उनके मतानुसार स्वतंत्र विचार, यानी वो क्या कहते हैं कि स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र रूप से विचरण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने का अधिकार तथा संघ समुदाय के निर्माण का अधिकार लोकतंत्र का सार है। यानी लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इसमें लोगों को बोलने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाए, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, ये उसकी आज़ादी होनी चाहिए। सरकार की आलोचना करने की अधिकार उसको होना चाहिए, अगर सरकार गलत करे तो वो आवाज़ उठाकर बोल सके, उसकी आलोचना कर सके, और समुदायों का निर्माण कर सकते हैं यानी संघ बना सकते हैं। ये लोकतंत्र का सार होता है, डेमोक्रेसी का जो ये सार है। इसी प्रकार सामाजिक व धार्मिक विषयों में सरकार अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और सरकार जो है वो चाहे सामाजिक विषय हो या धार्मिक विषय हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा क्या है, कानून के सम्मुख समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश के प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, सभी लोग कानून के समान बराबर होंगे। उदार लोकतंत्रवादियों ने समानता यानी इक्वलिटी की भी उपेक्षा नहीं की है, किंतु उन्होंने कानून के सम्मुख समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की अधिक चर्चा की। इन्होंने भी इस पर बल दिया। कौन, उदारवादी जो लोकतंत्र है, यानी उदारवादी नेता जो है, उदारवादी लोग ये इस पर बल देते हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए। उनके मतानुसार सभी के लिए एक कानून, एक से कानून होने चाहिए, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए एक कानून होने चाहिए, तथा न्याय प्रणाली की इस प्रकार होनी चाहिए कि जो बिना भेदभाव, न्याय प्रणाली कैसे होनी चाहिए, बिना भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, बिना भेदभाव के सभी को न्याय प्रदान करे। जो हमारी न्यायपालिका है वो ऐसी होनी चाहिए कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके साथ भेदभाव किए बिना उसको न्याय प्रदान करना चाहिए। जैसे जैसे समाजवाद का प्रसार हुआ है, वैसे वैसे उदारवादी लेखकों ने आर्थिक विषमताओं को भी आंखों से ओझल न करने की बात कही है, किंतु फिर भी उनकी मान्यता यही है कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी जो राज्य है, राज्य को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना है आर्थिक क्रियाओं में। यदि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, इन दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो वे बिना किसी हिचक के राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। ये उदारवादी लोगों की बात है। उनका कहना है कि आर्थिक विषमताएं तो रहेंगी ही, किंतु सभी को आराम, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सांस्कृतिक विकास के अवसर अवश्य प्राप्त होने चाहिए। यानी कि बाधाएं तो हमेशा रहती हैं, विषमताएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन सबको क्या आना चाहिए, आराम की, आवास की यानी रहने की, बसने की, शिक्षा की, स्वतंत्रता की, और जो स्वास्थ्य है, लोगों की स्वास्थ्य की, चिकित्सा और सांस्कृतिक विकास के अवसर हमेशा प्रदान होने चाहिए। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिया है भ्रातृत्व अथवा भाईचारा, फर्टिलिटी के बारे में बात की गई है। ये भी इसमें बताया गया है कि एक लोकतंत्रवादी देश भाईचारे की भावना की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। यानी जो भाईचारे की भावना है, फर्टिलिटी है, इसकी उपेक्षा लोकतंत्रवादी देश नहीं कर सकता। उदारवादी लेखकों के मतानुसार लोकतंत्र में जाति, भाषा, धर्म या रंग के आधार पर ऊंच नीच की कोई गुंजाइश नहीं है। उदारवादी लोग क्या कहते हैं
कि उनके मत के अनुसार ये है कि जो भाईचारे हैं इसमें क्या है, बिना जाति के, यानी जाति के आधार पर भेद नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर कि कोई किस धर्म का है, रंग के आधार पर उनका रंग कैसा है, ऊंच नीच के आधार पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है भेदभाव करने की। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के विचार व जीवन पद्धति का सम्मान करना चाहिए, यानी चाहे जितने भी धर्म के लोग हो, चाहे जिस जाति के लोग हो, चाहे ऊंच हो नीच हो, उनको सभी को क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये मानव जाति के लिए हितकारी है, सभी का सम्मान करना। यहाँ पर देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन, यानी जो उदारवादी है इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन क्या है, मीन्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उदार लोकतंत्र के समर्थकों ने निम्नलिखित उपाय सुझाए। कौन कौन से उपाय हैं यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, एक ऐसा संविधान जो शासन के सभी अंगों की शक्तियों को सीमित व संतुलित रखे तथा नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार अवश्य प्रदान करता हो। पहला लक्ष्य क्या है कि ऐसा संविधान हो जो शासन के सभी अंगों को, यानी जो शासन है इसके सभी अंगों की शक्तियों को सीमित कर रखे। ऐसा नहीं कि जो पद पर है, शासन के पद पर, यानी कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में, कोई प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, तो वो मनमानी करे, ऐसा नहीं। सबकी शक्तियों को समेट के रखा गया, वह संतुलित रखे तथा नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार अवश्य प्रदान करता है। और नागरिकों को अधिकार हो, जैसे बोलने का अधिकार हो, आज़ादी का अधिकार हो, सरकार के लिए बोल सके, उनकी आलोचना कर सके, इसका अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, विचार, भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार होना चाहिए, यानी उनके अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए, भाषण देने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार है। और प्रकाशन की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार, वो राजनीतिक दल बना सकते हैं, इसका अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। तीसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अर्थात विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्रमशः विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करें, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं विधानमंडल के रूप में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। जैसे कोई राज्य है तो उसमें शक्तियाँ वितरित होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होती हैं, तो यहाँ पर किया जाना चाहिए। तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, विभिन्न संघों व समुदाय को यह छूट दी जाए कि वे शासन के अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त रहकर अपने अपने नियमों के अनुसार अपने कार्य को चलाए। ये लोगों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए। चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये होनी चाहिए, यानी विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और पांचवा क्या है, सभी बालिग स्त्री पुरुष को मताधिकार प्रदान किया जाए तथा चुनाव का एक निश्चित क्रम हो, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है। जो अडल्ट हो गए, यानी वयस्क, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सबको वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। दूसरे शब्दों में प्रति 4 या 5 वर्ष बाद चुनाव होते रहे ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। अगर देखिए 4-5 साल बाद चुनाव नहीं होते तो जो एक लीडर हमने चुन लिया वो हमेशा के लिए हो जाते, चाहे वो कुछ भी करे, हम उनको चेंज नहीं कर पाते। लेकिन हर 5 साल बाद लोगों को, जनता के पास ये आज़ादी है कि वो अपने लीडर्स को बदल सकते हैं, दूसरे लीडर को भी चुन सकते हैं, ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। मतदान का आशय केवल यह नहीं है कि जनता का शासन पर नियंत्रण रहता है, यानी मतदान का अर्थ ये नहीं है कि जनता का नियंत्रण होता है शासन पर। मताधिकार वास्तव में बौद्धिक, नैतिक और मानसिक विकास का, यानी मताधिकार वास्तव में क्या करता है, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक और मानसिक विचार का एक जबरदस्त साधन है। ठीक है, देखिए JA यहाँ पर आप देख सकते हैं, जे ए शुम्पीटर के शब्दों में लोकतांत्रिक प्रणाली का अर्थ है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं ही सभी विषयों पर निर्णय लेती हो। इनके शब्दों में बताया गया है कि इनके शब्दों में JA शुम्पीटर के शब्दों में बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं ही सभी विषयों पर निर्णय लेती है। सर्वसाधारण जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है ताकि ये लोग जन इच्छा को ध्यान में रखकर कानून बनाएं, यानी लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं ताकि जो नेता है, हमारे लीडर्स है, वो हमारे हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर, हमारी जन इच्छाओं को ध्यान में रख करके कानून बनाए। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 यहाँ पर है, समाजवाद से क्या अभिप्राय है, सोशलिज्म क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। औद्योगिक क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्थाओं को हटाकर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की। पूंजीवादी हमने अच्छे से कल की क्लास में क्वेश्चन में देखा था, पूंजीवादी क्या है। ठीक है, कृषि की जगह
प्रमुख व्यवसाय हो गया। जब पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित किया गया तो कृषि की जगह जो उद्योग है, फैक्ट्रियों में काम करना, ये प्रमुख व्यवसाय हो गया। जैसे पूंजीवादी लोग क्या करते थे, फैक्ट्री खोल लेते थे और वर्कर्स उसमें काम करते थे। तो उनको कितना मजदूरी देते थे, केवल उनका जीवन निर्वाह हो सके, इससे भी कम मजदूरी उनको देते थे। इतना मजदूरी नहीं दे सकते थे कि वो आज़ादी से बहुत अच्छी लाइफ को जी सके। और जो पैसा होता था उसका लाभ वो पूंजीपतियों को जाता था। तो यहाँ पर देखिए, जब पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की गई तो कृषि का उद्योग, जो कृषि की जगह उद्योग, जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने उद्योग खोली थी, उसका व्यवसाय जो है वो हो गया, प्रमुख व्यवसाय हो गया। धनी लोग ने अपने कारखाने स्थापित किए, जो पैसे वाले थे उन्होंने पैसे लगा कर के अपने कारखाने स्थापित किए, जहाँ श्रमिकों ने वस्तुओं का उत्पादन किया। और लोगों ने क्या किया, वहाँ पर श्रमिक कार्य करने वाले जो होते हैं, वस्तु का उत्पादन किए, वस्तु को बनाए। जिस प्रकार भूपतियों ने कृषकों का शोषण व उत्पीड़न किया, इस प्रकार भूमिपतियों ने क्या किया, जिनके पास बहुत भूमियाँ थी, उन्होंने कृषकों का शोषण किया और उनका उत्पीड़न किया। उसी प्रकार पूंजीपतियों ने, यानी शोषण का मतलब क्या होता है कि बहुत श्रम से काम करना, मेहनत से काम करना, और उन्हें मजदूरी भी उतनी नहीं देना कि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। ये एक प्रकार का शोषण हो गया, ठीक है। 18-18 घंटे काम करने पड़ते थे उस टाइम। पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण व उत्पीड़न किया। इसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 19वीं सदी में समाजवादी विचारधारा विकसित हुई। और ये जो किसानों का शोषण हो रहा था, इसी के खिलाफ क्या हुआ, 19वीं सदी में समाजवादी विचारधारा जो है वो विकसित हुई। यह श्रमिकों ने आंदोलन की विचार धारात्मक अभिव्यक्ति थी, जो औद्योगिक पूंजीवाद की लूटमार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। यद्यपि इसके समर्थकों के विचार में अंतर थे, जो इसके समर्थक थे उनके विचार में क्या अंतर थे, किंतु सभी ने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। जैसे समाज की नई आविष्कृत व्यवस्था हो, जो स्वार्थी की जगह सामाजिक, प्रतियोगी की जगह सहयोगी, व्यक्तिगत आत्मपूर्ति और स्वार्थ की जगह सामाजिकता के पक्ष को मान्यता दें। लोगों ने ये अपनाया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे समाज की नई आविष्कृत व्यवस्था हो, जो स्वार्थी की जगह क्या हो, सामाजिक हो, यानी स्वार्थी लोगों की जगह है सामाजिक लोगों, प्रतियोगी की जगह सहयोगी लोगों, सहयोग करने वाले लोगों, और व्यक्तिगत आत्मपूर्ति और स्वार्थ की जगह सामाजिकता के पक्षों को मान्यता दे। निजी संपत्ति के संग्रहण व प्रयोग पर कठोर सामाजिक नियंत्रण हो, या तो आर्थिक समानता हो या कम से कम योग्यता सामाजिक दृष्टि से आकी गई के अनुसार पुरस्कार दिए जाए, या माध्यम स्थिति के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार पुरस्कारों का मूल्यांकन हो। ये सोशलिज्म में बताया गया। देखिए, सोशलिज्म समाजवाद ऐसा पदबंध है जिसकी मानक परिभाषा प्रस्तुत करना कठिनाई की बात है। यानी समाजवाद ऐसा एक पदबंध है जिसकी मानक परिभाषा प्रस्तुत करना क्या है, कठिनाई है। जोट के अनुसार यहाँ हमें 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, समाजवाद एक प्रकार के सिद्धांत तथा विश्व के सब जगह चल रहे राजनीतिक आंदोलन दोनों का द्योतक है, अर्थात इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष हैं। दूसरे, समाजवाद के 2 और पक्ष है, राजनीतिक तथा आर्थिक, अर्थात यह केवल राज्य की सत्ता पर अधिकार करने की इच्छा नहीं रखता, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी एक नया रूप देना चाहता है। अंत में, संसार में सब जगह इसके समर्थक हैं, जो अपने अपने मतों तथा व्याख्याओं से इसे संतुष्ट करते हैं। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए जोड़ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, संक्षेप में, समाजवाद ऐसे टोप के समान है जो अपना रूप खो चुका है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है। संक्षेप में समाजवाद के बारे में क्या बताया गया है, किसके अनुसार बताया गया है, तो जोट के अनुसार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए जोट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, संक्षेप में, समाजवाद ऐसे तोप के समान है जो अपना रूप खो चुका है। समाजवाद ऐसा हो चुका है कि अपना रूप खो चुका है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है, समाजवाद को, है ना। तो समाजवाद यानी सोशलिज्म क्या है, और जो हमने यहाँ पर और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, उसके बारे में हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हर प्रैक्टिस सेट में करेंगे, यानी हर मॉडल पेपर के थ्रू आपके लिए जो क्वेश्चंस है आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो आप अच्छे से कर सके, आपका अच्छा रिवीजन हो सके। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।